हेलो स्टूडेंट्स। और लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस हमने पढ़ लिया था कि माइटोसिस जो होता है वो वेजिटेटिव सेल्स में होता है। उसमें कोई जो सेल्स होती हैं एक्चुअली वो एक सेल से दो सेल बनती है, और उसमें क्रोमोसोम नंबर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस को जो होता है रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन भी है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा, और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स ही जो है मियोसिस में प्रोसीड करती है। मतलब मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉयड आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, और अगर पेयर कहें तो 23 पेयर हो गया। तो जो डिप्लॉयड सेल होंगी, नॉर्मल सेल जैसे हमारे नेल की सेल हो गई, हमारी स्किन की सेल हो गई, लंग की सेल हो गई, लीवर की सेल हो गई, या फिर इंटेस्टाइन की सेल लोगे, आप आई की ले लो, नोज की ले लो, चीक की, कहीं की भी लोगे तो वो उसमें जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो गैमीट होती हैं जैसे स्पर्म हो गया, एग हो गया, वहाँ पे सिर्फ वन सेट होगा, 23 पेयर्स होंगे। तो उन सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेट होता है, और जिसमें दो सेट क्रोमोसोम का होगा उसको डिप्लॉयड बोलते हैं। तो जो बॉडी सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, और गैमीट जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो बॉडी सेल्स में जो टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एनिमल्स के केस में टेस्टिस और ओवरी होगा, प्लांट के केस में होगा जो ओवरी होगा और एंड्रोसियम होगा। एंड्रोसियम में जो पॉलन ग्रेन जहाँ पे बनते हैं, स्टेमेन जो होता है एंथर का, उसके अंदर जो होता है ये मियोसिस होती है। मियोसिस से गैमीट्स बनती हैं। गैमीट्स बनाने के लिए जरूरी होता है। ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स में मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को एग या ओवम बोलते हैं। प्लांट्स के केस में मेल गैमीट जो होता है पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, और फीमेल गैमीट जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर है। तो फिलहाल आप स्पर्म और एग जो है इतना जाने रहिए, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और इसका जो रिजल्ट होता है, फोर हैप्लॉइड सेल्स बनती है। अगर आप माइटोसिस देखो तो यहाँ पे आपको एक सेल से दो सेल बन रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एक सेल से कितनी सेल्स बन रही हैं, चार सेल्स, और ये हैप्लॉइड होती हैं। मतलब इसमें एक सेट ही क्रोमोसोम का होगा। ओके, इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर हमने चार क्रोमोसोम बनाए हुए हैं, तो डिप्लॉयड नंबर को 2n से कहते हैं। तो 2n जो है वो 4 है। ह्यूमन के केस में 46 होगा अगर हम ह्यूमन की बात करें। तो इसमें जब मियोसिस वन होगा, मियोसिस वन होगा तो क्या होगा, तो मियोसिस जो होती है दो स्टेज में होती है, आगे पढ़ेंगे। तो मियोसिस वन होगा तो यहाँ पे दो सेल्स बनेंगी, ये दो स्टेज होती है इसकी। तो जो पहला मियासिस होता है इसी में आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनेंगे, और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया। यहाँ फोर था, यहाँ टू हो गया। तो 2n की जगह पे यहाँ पे n लिखेंगे इसको, तो n जो है वो 2 हो गया। और फिर जो मियासिस टू होती है तो उसमें भी दो सेल और बन जाएंगे। टोटल जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे फोर था, यहाँ टू हो गया, और एक सेल से चार सेल बनती हैं। तो ये होता है मियोसिस में, और ये दो स्टेज होती है, मियोसिस वन और मियोसिस टू। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है मियोसिस वन में होता है। ओके, तो ये है मियोसिस की आउटलाइन। अगर आपको नहीं ज़्यादा कुछ समझ में आता तो यहाँ से आप एटलीस्ट इतना याद रख सकते हो कि ये डिप्लॉयड सेल्स में होगा, और डिप्लॉयड सेल्स में पहली बार होगा तो दो सेल बनेंगी, और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे। तो नेक्स्ट डिवीजन जो हो रहा है आप देखोगे माइटोसिस की तरह, ये जैसे वहाँ से एक सेल से दो सेल बन रही थी, वैसे यहाँ भी एक सेल से दो सेल बन रही है। तो टोटल चार सेल्स बनती है, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाएगा एक्चुअली ये। तो हो गया मियोसिस की आउटलाइन। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं मियोसिस के बारे में। इसमें टू सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, मियोसिस वन और मियोसिस टू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो सीक्वेंशियल डिवीजन होते हैं। मियोसिस वन जो होता है वो
तब होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो जाता है। अभी हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं आपको कि यस फेज के बाद जो होता है, मतलब जो भी क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाते हैं, फिर जो सेल जब पूरी तरह रेडी होती है तो मियोसिस वन तब होता है। और मियोसिस वन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, ये सब आगे हम देखेंगे। और रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ये जो होता है सारी जो है मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है। अभी इसको एक एक चीजें हम एक एक करके समझेंगे। अब इसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इसके इवेंट्स हैं मियोसिस के। तो इसमें दो स्टेजेज हैं, मियोसिस वन मियोसिस टू। मियोसिस वन को फिर से चार स्टेजेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज वन, प्रो मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। तो स्टेज आप देखेंगे वही रहती हैं। अब मियासिस वन के लिए वन लगा दिया गया, फिर मियासिस टू में वही स्टेज है, यहाँ पे टू है तो इसके सबके आगे टू लगा दिया गया है। तो प्रोफेज वन मतलब कि मियासिस वन की प्रोफेज है ये, प्रोफेज टू मतलब मियासिस टू की प्रोफेज है। तो ये सारी स्टेजेज होती है मियासिस की। अब हम स्टार्ट करेंगे मियासिस वन से और एक एक सब स्टेज को हम देखते जाएंगे। उसके पहले हम आपको क्रोमोसोम के बारे से, यहाँ पे क्या था बता रहा था कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, ये सारी चीज होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है ये देख लेते हैं। तो हमने बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर वो पेयर में होते हैं। जैसे ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं। जो पहला पेयर है तो वहाँ पे वन, तो एक पेयर होगा वन क्रोमोसोम के, दूसरा पेयर है तो वहाँ पे भी एक पेयर रहेगा। तो हर एक क्रोमोसोम का पेयर रहता है। तो पहला पेयर जो होगा उसमें एक क्रोमोसोम फादर साइड से रहता है, दूसरा क्रोमोसोम मदर साइड से रहता है। तो इस तरह से हर एक क्रोमोसोम पेयर्स में रहते हैं। तो एक जो पेयर्स होता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अगर हम एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो देखोगे आप एक क्रोमोसोम क्या है, सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं और एक क्रोमेटिड है, पूरा एक क्रोमेटिड है। तो एक क्रोमेटिड्स का बना होता है। ओके, अब इसको हम और थोड़ा डिटेल करें तो अभी ये पिछले स्लाइड में बात हो रही थी रेप्लिकेशन के बाद होता, तो जब मान लिए जीवन फेज का डीएनए है, जीवन में है ये डीएनए, जो क्रोमोसोम है ऐसे रहेगा, इसमें एक क्रोमेटिड रहेगा, दो आर्म्स रहेंगी जुड़ी हुई, क्रोमेटिड रहेगा, एक सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा। आप देख लो एक होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लीजिए क्रोमोसोम का ये पेयर है, एक फादर साइड से एक मदर साइड से, तो ऐसे जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जब रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, तो जी टू फेज में जब एक क्रोमोसोम पहुंचेगा तो क्या होगा, इसमें एक क्रोमेटिड और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, एक क्रोमेटिड था, एक क्रोमेटिड और जुड़ गया, यहाँ भी एक क्रोमेटिड और जुड़ गया। तो इस तरह से क्या होता है, डबलिंग हो जाता है डीएनए का अमाउंट। यहाँ पे अगर वन रहा होगा तो यहाँ टू हो जाएगा, यहाँ भी वन होगा तो टू हो जाएगा। तो इस तरह से ये डबलिंग हो जाती है डीएनए की। तो रेप्लिकेशन के बाद इस तरह से दिखेगा। ओके, जी टू फेज में। और जी1 और यस की स्टार्टिंग में ऐसे दिखेगा ये। तो इंटरफेज में ऐसे होगा और माइटोटिक फेज में कुछ इस तरह से दिखेगा ये, ऐसे भी मान लो। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े रहती हैं क्रोमेटिड, उसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। जैसे ये है पूरा एक और ये है, तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, देखने में एक जैसे होते हैं, मतलब ये देखो आप स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर हैं एकदम से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम से एक जैसे होते हैं। और एक फादर साइड से आता है, एक मदर साइड से आता है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ओके, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जैसे ब्लू और जो ये रेड वाला है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और इन दोनों की बात करें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं मियोसिस में। तो मियासिस वन जो होती है इसमें फिर से जो है कई फेजेज होती हैं। मियासिस वन में प्रोफेज वन, पेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन ऐसे करके होता है। ऐसे ही जो प्रोफेज वन है मियासिस की, ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट फेज होती है। जो प्रोफेज वन है ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट फेज होती है मियासिस वन की। तो प्रोफेज वन को फिर से बांटा गया है डिफरेंट फेजेज में। इसको हम बता दें आपको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी जो है डिफरेंट फेजेज होती हैं। तो प्रोफेज वन जो था उसकी पहली फेज जो है वो लेप्टोटीन होती है।
यहाँ पे आप देखोगे लेप्टोटीन में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ये विजिबल होने लगते हैं, और बुके स्टेज होता है कि मतलब जो ये इनका जो क्रोमेटिड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पॉइंट करता है, तो इसको बुके स्टेज बोलते हैं। तो ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है लेप्टोटीन की। तो लेप्टोटीन जो होता है ये प्रोफेज वन की पहली फेज होती है। दूसरी फेज जो होती है जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम में। से देखोगे आप यहाँ पे ब्लू है ये पिंक है, तो इन दोनों के बीच क्या है पेयरिंग स्टार्ट हो गई। पेयरिंग जब होती है वो होता है जाइगोटीन में, और इनके बीच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको शॉर्ट में एसएनसी कहते हैं। अब ये जो पेयरिंग के बाद जो है स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है बाईवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। तो जाइगोटीन में पेयरिंग होगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा अब कहा जाएगा बाईवेलेंट या टेट्राड, क्योंकि ये जुड़ चुकी है, ये एक दूसरे से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू और रेड वाला है, और ये बीच में जो स्ट्रक्चर है ये धागे जैसी दिख रही है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो इनको जोड़ के रखता है। तो ये जो है इनके बीच क्या है साइनेप्स बन चुका है, और ये स्ट्रक्चर बनती है उसको साइनेप्सिस का प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं, और स्ट्रक्चर को साइनेप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लो आप सिस्टर क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच पेयरिंग हुई है होमोलोगस क्रोमोसोम में। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में देखो ये दोनों क्या है अलग अलग है। कहाँ पे भी है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक और इसका एक इस तरह से पेयरिंग होती है। अब ये तीसरी फेज आएगी उसको बोलते हैं पैचीटीन। पैकीटीन जो होती है ये सबसे बड़ी फेज होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, लेप्टोटीन जाइगोटीन के, और इसमें क्रोमोसोम और ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जो ये साइनेप्स फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पे आप देखोगे दो तरह के क्रोमोसोम है, एक फादर साइड से एक मदर साइड से। होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच एक्सचेंज होता है। अब जैसे जो रेड वाला पार्ट था इस रेड वाले क्रोमोसोम का किसके पास चला गया ग्रीन वाले ब्लू वाले के पास, और इसका जो ब्लू वाले का पार्ट था कहाँ चला गया रेड वाले के पास। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉस ओवर पॉइंट या कैजमेटा बोलते हैं। और ये जो होता है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में क्या होता है रिकम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है डीएनए, और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं डीएनए के। अब इसका डीएनए जो ब्लू वाले का था चला गया रेड के पास, रेड वाले का चला गया ब्लू के पास, तो इसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, तो ये होता है पैकीटीन में। जो क्रॉस ओवर पॉइंट होता है उसको कैजमेटा बोलते हैं, उसको आगे अभी देखेंगे। तो ये याद रखिएगा क्रॉसिंग ओवर होता है लंबी फेज होती है, और रिकम्बिनेशन मतलब होगा यही होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होगा जो तो क्रॉसिंग ओवर होगा। जो फोर्थ फेज होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिजॉल्व होने लगता है, क्रोमोसोम अब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहां जहां पे जुड़े रहते हैं उसको बोलते से यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसको बोलेंगे कैजमेटा। अब ये देखिए ज्यादा दूर तक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा ये जुड़ गया था। वही देखोगे आप यहाँ ये धीरे धीरे अलग होने लगा है। तो जो अलग होने के पॉइंट्स होते हैं उसको वो यक शेप होता है और उसको कैजमेटा बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो ये एक्स वाई की स्ट्रक्चर बन रही है, अभी समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो एक्स स्ट्रक्चर बनती है कैजमेटा बोलते हैं। तो ये सेपरेशन जो होता है स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का डिप्लोसीन का डिप्लोटीन फेज में। और ये सब जगह होता है, सिर्फ वहीं पे नहीं होता जो कि क्रॉस ओवर पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट फेज जो होती है लास्ट फेज इसकी डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस प्रोफेज वन की लास्ट फेज है, और इसमें क्या होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, मतलब ये सिर्फ टर्मिनल्स पे जुड़े रह जाते हैं लास्ट में, और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं इस टाइम तक। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है, मतलब माइटोटिक स्पिंडल जो होता है अब जुड़ने मतलब जो माइटोटिक अपरेटस है वो बन जाता है कहने का मतलब है। अब जैसे सारी की सारी फेजेज जो है लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचीटीन डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये पांचों फेजेज किसकी हैं ये प्रोफेज वन की। प्रोफेज का अपने माइटोसिस में पढ़ा था क्या काम होता है वहां पे। उसके लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और स्पिंडल अपरेटस बन जाता है। तो सारी चीजें यहाँ डायकाइनेसिस में आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ भी क्या है न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गई, माइटोटिक स्पिंडल बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो
स्टेज है मतलब जो प्रोसेस है अभी ट्रांजिशन करती है, मूव करती है मेटाफेज वन की तरफ। तो प्रोफेज वन में आपने देखा क्रॉसिंग ओवर हुई, और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये सेल थी मतलब उसका जो न्यूक्लियस था डिसएपियर हो गया। उसके बाद क्या आता है, स्पिंडल अपरेटस बन जाता है। स्पिंडल अपरेटस बनने के बाद क्या होगा, ये मेटाफेज वन में पहुंचेगा। और मेटाफेज वन जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे, और ये जुड़ जाएंगे किससे, सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो क्रोमोसोम जुड़े हैं स्पिंडल एपरेटस से, वो सिर्फ एक साइड से जुड़े हैं, दोनों साइड से नहीं जुड़े हैं। इसलिए क्या होगा, पूरा का पूरा पेयर क्रोमोसोम का मूव कर जाएगा एनाफेज वन में। एनाफेज वन में क्या होगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, वो मूव कर रहे हैं। फिर टीलोफेज में क्या हो जाएगा, ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और एक न्यूक्लियस बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन गई। अब स्टार्टिंग हमारे पास कितना था, चार क्रोमोसोम थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4। अभी कितने बचे एक सेल में, दो क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये है मियोसिस वन में जो है चार फेजेज होती हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। प्रोफेज वन को फिर से डिवाइड कर दिया गया है सब फेजेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकैंसिस। इसके बारे में हम पीछे की स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है सब सेम होता है, मतलब मेटाफेज वन में क्या होगा, एक क्रोमोस स्पिंडल अपरेटस से जो है मूव करके आ जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल प्लेन में आने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ से नहीं, सिर्फ एक तरफ से जुड़ता है। तो मतलब जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसलिए पूरा का पूरा पेयर क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। ये दो के दो क्रोमोसोम जो थे यहाँ पेयर किए थे, पूरा का पूरा जो है वो अलग अलग मूव कर गए अलग होने के बाद। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे दोनों तरफ नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, इसीलिए ये पूरा क्रोमोसोम मूव करेगा, यहाँ डिवीजन नहीं होगा, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं मियोसिस टू, जो दूसरी मियोसिस है वो क्या होगा। तो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या है, जस्ट स्टार्ट हो जाएगी प्रोफेज टू। प्रोफेज टू में वही सब होगा जो वहां हुआ था, मतलब ये अब यहाँ पे जो मियोसिस टू है ये सिमिलर होती है माइटोसिस, एकदम वैसे ही होगा। अब जैसे दो क्रोमोसोम थे, प्रोफेज टू में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, स्पिंडल अपरेटस बन जाएगा, वो बन गया। उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज टू आएगा। मेटाफेज टू में ये सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज मैं समझा रहा था आपको, वहां पे यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम के दोनों साइड से स्पिंडल अपरेटस जुड़ रहा है, दोनों साइड से जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या था, देखो यार, सिर्फ एक तरफ से जुड़ा था, सिर्फ वन साइड से जुड़ा है, इसीलिए क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों तरफ से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग हो जाएगी तो आप देखोगे आधा एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड पूरा इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर एक इधर, तो ये स्प्लिटिंग होती है, वो मियोसिस टू के एनाफेज टू में होगी। और मियोसिस वन में स्प्लिटिंग नहीं होती, इसलिए क्रोमोसोम हाफ हो जाता। तो यही मेरा बताने का मकसद था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट्स। अगर नहीं आता है तो फिर से मैं आपको समझा दूंगा, बट यू शुड स्टिक एट दिस, शुड बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे प्रोफेज टू में और माइटोसिस में दोनों तरफ जुड़ता है स्पिंडल फाइबर्स जो है सेंट्रोमियर के, और यहाँ जो होता है सिर्फ एक तरफ जुड़ता है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 4 से हाफ हो जाए, 2 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अब बाकी चीजें जैसे माइटोसिस में थी, सेम वैसे ही होगा। मेटाफेज में सारी इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए, एनाफेज टू में मूव कर गए। उसके बाद टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, और ये जो है चार सेल्स अलग अलग बन जाएंगी। तो इस तरह से हमें 4 सेल्स जो है मिल जाएंगी, किसमें, मियोसिस टू में। तो इस तरह से मियोसिस जो है ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो ये हैं कि जो इसका अगर हम समरी करें आपको, तो ये डिप्लॉयड सेल्स में होगा, और इसमें दो स्टेज होती है, मियासिस वन और मियासिस टू। मियासिस वन को फिर से चार फेज में बांटा गया, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन, जिसमें प्रोफेज वन सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है और साइनेप्स फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है फिर यहाँ हाफ हो जाएगा। और मियासिस टू जो होता है वो एकदम
माइटोसिस की तरफ होता है। तो इस तरह से हमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 डिप्लॉयड सेल्स मिल जाती हैं, और एक सेक्स सेल्स में होता है सेक्स ऑर्गन में। तो ये हो गया मियोसिस के बारे में। तो सेल डिवीजन फिनिश हुआ। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक्स फॉर योर पेशेंस।